वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज, आपकी आवाज, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज है। एजे सिंह इसका ऑफिशियल हैंडल है। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे एप्स्टीन फाइल से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जिसमें भारत की नीति और भारत की मार्गदर्शक जो चीजें थी वो किस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू बताई गई। हरदीप पुरी जो 2014 से एप्स्टीन से कनेक्टेड थे, वो पहले डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे, उसके बाद तमाम पॉलिसियां जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नीतियां, एप्स्टीन फाइल्स के जरिए ये पता लग रहा है कि थर्ड फोर्स जो है वो भारत की विदेश नीति को लीड कर रही थी। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि विश्व गुरु हो गए हैं मोदी जी, जहां जाते हैं उनका डंका बज जाता है। किस तरीके का डंका बज गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद जी। एप्स्टीन फाइल्स की जिस तरीके से परतें खुल रही हैं और उन परतों में कई सारे फाइनेंशियल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज इन्वॉल्व हैं। नॉर्वे के अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया है, ये कहा जाता है कि उनके भी लिंक थे। उसके बाद जो थॉर्जबर्ट जैगलैंड हैं, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री, फरवरी 2026 में वो कल की डेट में गिरफ्तार हो गए हैं। ग्रॉस करप्शन के आरोप एप्स्टीन फाइल में लग गए हैं। इस्तीफे दिए गए प्रमुख लोगों में बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं, जिसमें कैथी रूमलर हैं जो गोल्डमैन सैक की चीफ लीगल ऑडिटर हैं, ब्राड कार्प हैं, पॉल वाइज हैं, लॉ फर्म के चेयरमैन हैं, मिर्सोलाव व्लाकोव हैं जो स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, पीटर मैंडलसन हैं पूर्व यूके अमेरिकन एम्बेसडर और लेबर पार्टी फिगर हैं, सुल्तान अहमद बिन सुलेमान डीपी वर्ल्ड दुबई के चेयरमैन और सीईओ, पीटर एटिया लॉन्जिटिविटी एक्सपर्ट और कंपनी सीएसओ, और जॉन रॉबिन्सन स्वीडन और यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट। कुल 10-15 हाई प्रोफाइल लोगों के इस्तीफे हुए हैं। तो ये तो तय है कि भारत की जो विदेश नीति है और भारत की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए की बात हो, या ब्लैक मनी को कंट्रोल करने की बात हो, या निवेश की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं एक थर्ड फोर्स जो थी वो भारत की नीति निर्धारण कर रही थी। इस पर आपका क्या कहना है? और हरदीप पुरी और एप्स्टीन के जो कनेक्शंस अब सामने बाहर आ गए हैं, उसमें मोदी सरकार को क्या खतरा बन गया है? गिरीश जोशी जी। जी आत्मजीत जी, देखिए आपको डॉट्स मैच करने पड़ेंगे कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो भी पॉलिसियां बनाई जा रही थी वो अमेरिकन कंपनीज को फेवरेबल कैसे हो। उसकी कीमत तो पूरे हिंदुस्तान ने चुकाई, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शंस कहां से आ रहे थे। आप स्टार्टिंग से देखिए तो 26 में 2014 को मोदी साहब ने शपथ ली। 7 जून 2014 को एप्स्टीन और हरदीप पुरी की एक जगह मीटिंग होती है। उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे? इजराइल का एक्स प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया का एक्स प्राइम मिनिस्टर और 2, अब वो कौन थे वो बता रहे, कोई सिंगर था या कुछ था। अब ये मीटिंग में अब हरदीप पुरी एडमिट कर रहे हैं कि मैं तो डिजिटल इंडिया के लिए मिल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि सरकार बनने के पहले ये तय हो गया था कि आप लोग कौन से स्टेप वाइज काम करोगे ताकि हम लोगों को फायदा हो। तो आप देखिए मजबूरी में मैं आपको डेट वाइज अगर ईयर वाइज बताऊं तो 2014 में सबसे पहले जो काम करा गया वो आपका था प्रधानमंत्री जन धन योजना। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये अनाउंस किया। 28 को ये लॉन्च हो गया कि सबके जनधन खाते खुल जाएंगे। ये बताया गया कि भाई ये गरीब आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हम करेंगे उसके लिए खोला जा रहा है। 50 करोड़ अकाउंट ओपन हुए। अब उसके बाद इमीडिएटली आपने 2014 में अनाउंस किया कि अब मेक इन इंडिया होगा, 25 सेक्टर में पैसा लगेगा, और हमने आपके लिए पीएलआई की स्कीम अनाउंस करी है जिसमें छोटे एसएमईज को और इनको वगैरह को पैसा दिया जाएगा, और वो लोग अभी इंडिया का माल वोकल फॉर लोकल आप अपना इस्तेमाल करें, ऐसा करके ये 2014 में माहौल बनाया गया। अब 2015-16 पे आप आओ तो एक चीज आप समझ लीजिए कि इनको ये समझाया गया कि 14 के पहले हम लोगों का 60 to 65% ऑफ इकोनॉमी कैश में चल रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा जनरेटर था कैश का। फिर जो इकोनॉमी चल रही थी जो दैट वाज इनटू कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी था या आप बोल दिए अनअकाउंटेड मनी था। तो 2015-16 में आप सबसे पहले रेरा लॉन्च करते हैं। रेरा लॉन्च इसलिए करना था कि रियल एस्टेट पे ये प्रेशर आ जाए और वो जो भी लेन देन करते हैं वो गवर्नमेंट की नजर में आ जाए। तो एक तो जनधन अकाउंट ओपन हो गए, और उसके बाद आप देखिए तो इमीडिएटली इन लोगों ने जो बोला कि 50 करोड़ को डीबीटी ट्रांसफर करेंगे, तो आपने प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया और नीति आयोग को आप ले आए। अब नीति आयोग को ये बताया गया, क्योंकि
5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था उसको तो बाकायदा रोड मैप देना पड़ता था कि ये हमने पॉलिसी डिसाइड करवाई है और इसका ये लाभ होगा। नीति आयोग को आपने खुला छोड़ दिया क्योंकि वो नीति की नीयत ही ठीक नहीं थी और उसने कुछ किसी का जवाब ही नहीं देना था। और इमीडिएटली ये जैसा ही सेट हो जाता है कि आपके अकाउंट खुल गए तो आप 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे बोल देते हो नोटें बंद हो गई। अब नोटें बंद होना इसीलिए था कि आप सिंपल लॉजिक समझिए कि 100 रुपए की नोट घूमते घूमते शाम तक वापस आती है तो 100 रुपया ही होता है। आपने ऐसी एक मुर्गी को जन्म दे दिया जो रोज एक नया अंडा भी छोड़ती रहे और मुर्गी भी जिंदा रहे। अभी ये 100 रुपए डिजिटल घूमते घूमते आपके प्लेटफॉर्म चार्जेस, आपके कमीशन चार्जेस, ये सारे जुड़ के ये 100 रुपया शाम को वापस आता है, तब वो 125 रुपया हो गया होता है। वो 25 रुपया गवर्नमेंट का एडिशनल इनकम हो गया, नोट आप घुमाते रहो। तो ये अंदाज जो पूरा जो इकोनॉमिक्स आपको समझाया गया था, मैं समझता हूँ डिजिटल इंडिया का पूरा प्लानिंग उसी वक्त तैयार हो गया होगा कि आप लोग कैसे पब्लिक से पैसा निकाल के बैंकिंग सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में ले आओ ताकि यू कैन कंट्रोल द मनी। ये हो गया, उनके पास पैसा आ जाता है। अब उसी के बाद आपने देखा कि पैसा तो आ गया सब बैंक के पास, लेकिन वो डिफॉल्टर्स भी ज्यादा थे, छोटी छोटी बैंकों में नुकसान भी बहुत ज्यादा था। तो आपने 2015 में ही आईबीसी लॉन्च करा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसमें आपने बोल दिया कि जो बैड बैंक्स हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए हमने बैंक मर्जर करनी है, जो कमजोर बैंक होगी वो मजबूत बैंक के साथ मर्ज हो जाएगी। आपने 27 में से 12 बैंक को रखने का आपने टारगेट अभी अचीव कर लिया। तो सारा जो वो था, उसके बाद जैसे ही सबका अकाउंट क्लियर हो गया तो आपने बोल दिया कि 12.5 लाख या 16 लाख करोड़ आपने करोड़पतियों के माफ कर दिए। अब जब क्लियर अकाउंट बैंक के पास रह गया तो बैंकों को बोल दिया कि अभी आप रिकवरी करोगे, जो वो बुरा पैसा था वो चला गया। तो दे सेटअप ए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब ये हुआ कि बैंक का तो अकाउंट 0-0 हो गया, अब उनके पास कोई एनपीए नहीं है। एनपीए जिस कंपनी के पास है वो जवाब देती घूमेगी, उससे कौन मांगने जाएगा। तो डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह सारे वो नौटंकियां शुरू हुई। अब 2017-18 में आप देखिए तो इन लोगों ने जैसे कुछ पब्लिक में नाराजगी नहीं हो तो इन्होंने 5 लाख करोड़ का कॉर्पस के साथ एक आयुष्मान भारत लॉन्च कर दिया कि हमने पूरे हिंदुस्तान की जो हेल्थ है उसको हम ध्यान में रखेंगे, वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। वो होते ही आप देखिए कि 50 करोड़ आपको सिटीजन्स को फायदा होगा, ऐसा आपने बताया। जनधन में भी आपने वही बताया था। और वो जैसे हुआ तो लगा कि डॉक्टर इसमें कमाने लगेंगे आयुष्मान भारत में, तो आपने जीएसटी का 1 नेशन 1 टैक्स का फचड़ा भी डाल दिया उसी साल 2017 में। अब इसमें देखिए कि वो जैसा ही हो गया तो अब आपको पैसा देगा कौन, तो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड में जब तक इलेक्शन नहीं था तब तक कोर्टें उसको चलाती रही। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का कानून 2024 में निरस्त हुआ, तब तक तो सारी गेम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो जो चोरी का पैसा था वो फ्रीज नहीं करा इन्होंने, मतलब जिनको इस्तेमाल करना था वो खुश रहे। अब ये पूरा आप मैच करते जाइए कि सिस्टमेटिकली कैसे इन कंपनियों के लिए एक अच्छा रास्ता खोला जा रहा था। अब 2020-25 में मैक्सिमम रिफॉर्म्स है। आपने फिर देखा कि अभी हमारे दोस्तों का जो काम शुरू होने वाला है, तो आपने सेकंड पीएलआई की स्कीम 2 लाख करोड़ की अनाउंस करी। दैट वाज फॉर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्रोन मेकिंग कंपनीज। अब ड्रोन कौन बनाने गया था इजराइल, किससे जेवी करके आया वो हम जानते हैं। 2021 में अब आपको लगा कि पैसा बहुत आएगा, पब्लिक को काम दिखाना पड़ेगा, तो आप एक स्कीम लेके आए, गति शक्ति। अब गति शक्ति में आपने बोल दिया अब हम लोग तो दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा या फिर आपका तमिलनाडु तक जा, केरला से तमिलनाडु होके हैदराबाद एक क्वाड्रिलेटरल रोड बनेगा जो आपका ट्रांसपोर्ट का स्पीड बढ़ा देगा। और आपका रेलवे कॉरिडोर गुड्स के लिए हम अलग बना रहे हैं, तो आपका रेलवे का भी ये बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्रीज वेर हैप्पी कि अभी चलो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वो कितना बना है वो तो हम रोज पेपर में पढ़ रहे हैं। अब उसको स्पीड देना है तो कौन करेगा, क्योंकि आपके मंत्री तो सब कितने पढ़े लिखे हैं या कितना उनका स्टाफ मजबूत है आपको पता है। तो आपने एक नई स्कीम लॉन्च करी, दैट वाज मिशन कर्मयोगी। अब कर्मयोगी में जो कलेक्टर आपकी बात नहीं मान रहे थे उनको आपने इस मिशन पे लगा दिया कि आपका अभी जो परफॉर्मेंस है वो रूल बेस्ड नहीं होगा, रोल बेस्ड होगा। आपने वो डायलॉग दिया था कि नाउ कर्मयोगी आईएएस ऑफिसर्स विल बी रोल बेस्ड नॉट रूल बेस्ड, क्योंकि ऐसे माना जाता था कि कलेक्टर बाय रूल बुक चलते हैं। अब वो रोल मॉडल कैसे हुआ, कैसे सब उसमें करप्शन हुआ, और जो आपके बंदोबस्त के कलेक्टर नहीं थे, आधों को जेल में डाल दिया, आधों को आपने कर्मयोगी में डाल दिया। उनको कुछ करना नहीं था, उनको मास्टरगिरी करनी थी।
तो आप देखिए ये पूरा एक, अब आपको समझ में आ रहा है कि ऑल दिस प्लानिंग्स वेर मेड विथ ए स्पेसिफिक टारगेट। अब उसमें आप आइएगा तो उसमें एजुकेशन का आप क्या करोगे? आपने मेडिसिन का आयुष्मान भारत तो कर दिया, फिर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दी कि अब सब बच्चे पढ़ेंगे, सस्ते में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 93,000 स्कूलें आपकी बंद हो गई, और आप देखिए कि जो इनकी प्राइवेट आरएसएस की वगैरह स्कूलें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आप नीति कैसा एजुकेशन देना चाहते थे वो अब समझ में आ रहा है लोगों के। अब इसके बाद आप देखिए तो 2025 तक मैक्सिमम कंपनीज दे स्टार्टेड कमिंग इन, तो आपका जो सबसे ज्यादा खर्चा मनरेगा करा था उसको आपने जी राम जी बना दिया, तो अब आपको वहां से भी जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि जितनी भी पॉलिसियां थी वो ये बड़े हाथियों को लाने के लिए उन्होंने आपका बैंक पैसा सारा बैंक में डलवा दिया, बैंकें मजबूत हो गई, आपको टैक्सेस मिलने लगे। और इसके बीच में भी आप देखिए कि जब भी आपने कॉर्पोरेट्स को फंडिंग करना शुरू करा और 16.5 लाख करोड़ माफ करे, तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स भी 25 में से 15% कर दिया, ताकि एक तो उनका पैसा माफ हुआ, ऊपर से फ्यूचर में उनको फायदा होगा, ये सोच के कि अभी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। और पीएलआई स्कीम का बेसिक रूल ये होता है कि भाई आपकी अपनी प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी एनहांस करोगे और एक्स्ट्रा मशीनरी ले आओगे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्लियर करोगे। लेकिन कोरोना के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वेर वर्किंग ऑन 80% एफिशिएंसी, तो उनको जो पीएलआई मिला वो तो उन्होंने 80 से ऊपर करने की कोशिश करी, उनसे प्रोडक्शन बढ़ने वाला तो था ही नहीं। तो ये सारा मिसमैच था, लेकिन बिकॉज देयर वाज नो क्रॉस चेक, तो सब ले भागुओं ने अपना अपना फायदा करा, अपना अपना पैसा बना लिया, सब बैठे हैं। अब जिनकी फाइलें हैं वो भाजपा की झंडी लेके घूम रहे हैं क्योंकि उनको डर है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन दिस इज। तो आप समझ लीजिए कि हमारी 2014 के पहले ही फाइनेंशियल सारा हर्डल्स जो आए और जो नीतियां बनी वो और कहीं डिसाइड हुई थी, और वो कौन कर रहा था वो धीरे धीरे अब जैसे ही एप्स्टीन फाइल खुलेगी, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ पता चलेगा, तो पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जी जी, अब इस पे एक जैसे अपने हेल्थ पे बात की, बहुत सारी जो एफसीआरए के तहत बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनको बंद कर दिया गया, उनको ऑपरेट करने से मना कर दिया गया। एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ने बहुत सारे एमओयू साइन किए इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ टू प्रोवाइड टेक्निकल मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम डिजाइन सपोर्ट फॉर की हेल्थ इनिशिएटिव्स, यानी कि रिड्यूसिंग मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन कवरेज, फैमिली प्लानिंग, इन्फेक्शियस डिजीज, एचपीवी कंट्रोल्स लाइक टीबी एंड पोलियो। और ये एग्रीमेंट्स बहुत सारी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, इन सब स्टेट्स में साइन हुआ। ये टेक्निकल सपोर्ट किस तरीके का था, और जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इन्होंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो सारी जितनी भी फंडेड यूनिट्स थी, यानी कि इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट थी, दैट वाज फंडेड बाय BMGF बट ऑपरेटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो जो हेल्थ के लिए 2% जीडीपी का बजट था उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को स्पेसिफिकली वैक्सीन एजेंडे को किस तरीके से बाईपास किया गया ताकि वो आरटीआई के दायरे से बाहर आ जाए और इनकी जो खुली लूट है वो चलती रहे, जरा उस पर भी बता दीजिए। जी देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये $100 बिलियन की एक एनजीओ बताई जाती है, बट दिस इज ऑल्सो अ बिग होक्स। आप देखिए ये काम कहाँ कर रहे हैं, ज्यादातर यूएसए, अफ्रीका और इंडिया। इंडिया में कहाँ पर है? आसाम, बिहार, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और गुजरात। अभी इनका देखिए, इनका एक पास एक सिस्टम है जिसमें ये लोग डोनर मेंबर्स बनाते हैं, ये अपने खर्चे पे कुछ करते नहीं है। इनका एक ही काम है कि गिनी पिग्स कहां से ढूंढने। ये इतने साल अफ्रीका में यही करते रहे। आपको याद हो तो ये 2 बड़ी बीमारियां निकाल के आते हैं, वैक्सीन जो बनाते हैं उसका टेस्ट कहां करेंगे? ह्यूमन टेस्ट तो अमेरिका में कर नहीं सकते हैं। तो ये अफ्रीका को अपना ये लैब टेस्ट बनाते थे। वहां पे सडनली इन्होंने बोल दिया हेबोला एक बीमारी आ गई, उसको हाथ लगने से आदमी मर जाता है, स्पेशल टाइप के उन्होंने टब बनाया है। फिर ये पूरा यूनिसेफ वहां पे गया, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, बड़े पैसे इन्होंने कमाए। उसके बाद जैसे खत्म हुआ तो ये HIV निकाल के ले आए, और HIV में भी इनके जो मेंबर्स थे वो पूरा प्रमोट करने के चक्कर में पड़े गए थे। ये करो, मुफ्त में ये बांटो, वो बांटो, उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनके बच्चों को खड़ा करने के लिए आप डोनेशन ले आओ। अब इसमें 2 केसेस आप सर्च करेंगे तो $19 बिलियन का फ्रॉड एक यूएसए में भी हुआ था कि ये जो बच्चों को एजुकेट करने का चक्कर चला रहे थे उसमें काफी तो 90 मिलियन के तो बच्चे मिले, तो फेक स्टूडेंट्स थे ही नहीं उसमें, ये फालतू पढ़ा रहे हैं उसका बिलिंग ये कर रहे थे। PNB में फेमस केस हुआ था
स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का 12,000 करोड़ का, वो भी एक स्कैम इन्हीं के चक्कर में हुआ था कि ये डोनेट करते हैं, उसके बाद कोई हिसाब किताब होता है नहीं होता, ये कवर अप कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये जो इनका सिस्टम है, ये इनको अपनी मेडिसिन बनवानी है, क्योंकि उनकी पेटेंटेड बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं और वो हर टाइम एक नया R&D बना के पेटेंट करा, तो उसको बेचेंगे कहाँ? तो ये डोनेशन लेते हैं दुनिया से और ये मुफ्त में दवा देते हैं अफ्रीका में, और वो उनको ही बीमार बताते हैं, उनको ही दवाई देते हैं, उनको ही ठीक कर देते हैं। अब वो कहाँ बीमारी थी, कौन सा वैक्सीन था, कहाँ चला क्या नहीं चला, और वो हमने कोरोना में देखा इतने सारे वैक्सीन निकालने वाले आ गए थे, कुछ लोगों ने तो हल्दी के पानी का ही इंजेक्शन मार दिया, लेकिन कमा लिया उन्होंने। तो ये जो लेबागू सिस्टम है, ये भी इन लोगों ने सिखाई है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, उस पर अगर आप वॉच नहीं रख सकते हो, तो आप इंडिया के अच्छे एनजीओज को ढूंढ लो, जो आज की तारीख में भी बगैर किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के वो सेवा कर रहे हैं और उनके पास पैसा आ रहा है और वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो आप ऐसों को प्रमोट करो, ऐसे बड़े चोर ऑर्गेनाइजेशंस को आप लाके, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप गेट्स को मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिल गेट्स इज आल्सो वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स इन यूएसए। जी, आपने बिल गेट्स की बात की। इसी तरीके की जो फाउंडेशन है वो बिल क्लिंटन फाउंडेशन भी है, हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन फाउंडेशन है, वो भी भारत में कई टाइम से सक्रिय है। और बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और एप्स्टीन के जो लिंक हैं वो आई थिंक सबको पता है कि किस तरीके से वो एस्टैब्लिश्ड हैं। तो इसका मतलब है कि एक सेट पैटर्न के तहत बिल गेट्स फाउंडेशन, बिल क्लिंटन फाउंडेशन और एप्स्टीन ये इजराइल के साथ मिलकर भारत के वेपनाइजेशन प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे थे, भारत की वैक्सीन प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे थे, भारत की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी तक को कंट्रोल कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि मोदी साहब लगातार अपने पूरे टेन्योर में 12 साल जो है कई ट्रिप्स उन्होंने अमेरिका और यूरोप के लगाए। एक सवाल मेरा और है आपसे, कीथ स्टार्मर को मैं भी सुन रहा था, यूरोपियन यूनियन को एड्रेस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अमेरिका पे इतने डिपेंडेंट रहे और हमने अपना वेपनाइजेशन प्रोग्राम को जो है वो छोड़ दिया। आज हमें जरूरत है कि हम अपने जीडीपी का 6% जो है वो वेपनाइजेशन प्रोग्राम में शुरू करें। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक नए हथियारों की होड़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और एआई का अब सैटेलाइट्स के जरिए एक प्रभाव शुरू हो गया है, तो क्या वॉरफेयर्स बदल जाएंगी? और ये जो यूरोपियन यूनियन और जिस तरीके से इंग्लैंड जो है, यूके अपने यूरोपियन कंट्रीज को, अपने साथी कंट्रीज को कह रहा है कि हमें अपनी सुरक्षा का इस्तेमाल या ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्या इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में वेपनाइजेशन प्रोग्राम ही सब कुछ हो जाएगा और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हैं या एजुकेशन पॉलिसीज हैं ये बैक बर्नर पर आ जाएंगी? क्या हम एक युद्ध के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं आत्मजीत जी, ये एक होक्स। आप 300 साल से यूरोप और अमेरिका की हिस्ट्री देख लो, तो ये लोगों ने पूरे वर्ल्ड पे राज करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड इनका ही था कि बिजनेस करने के नाम से वहां घुसते थे, फिर वहां पे धीरे धीरे उसका कंट्रोल कर लेते थे इकोनॉमी पूरी सिस्टम को, और फिर वो राजा बन के बैठते थे। लेकिन नाउ दैट वाज पॉसिबल जब तक आपका स्विफ्ट और डॉलर पे इतना डोमिनेंस था कि आप एक चिट्ठी बजाते किसी भी देश की इकोनॉमी सत्यानाश कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखें तो लास्ट 3 साल में $500 बिलियन का ब्रिक्स ने धंधा कर लिया है, बाईपासिंग योर स्विफ्ट एंड डॉलर। दूसरी करेंसीज अपार्ट फ्रॉम डॉलर धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। वो क्या इकोनॉमिक्स इनको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जो डॉलर डोमिनेशन था उसके जो खिलाफ लोग पड़े हैं? तो ऑब्वियस है, यूरो को भी आपने काफी दबा के रखा था। यूरो वाज आल्सो वेरी पावरफुल करेंसी, तो आपने उसको भी दबाने का कोशिश करा। अब ये मौका आया है कि यूरो और पाउंड अपने आप को भी एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ब्रिक्स में जाना है नहीं जाना है, लेकिन हमारी करेंसी का भी कुछ से होना चाहिए। अगर डॉलर खत्म होता है, आपके जितने भी ट्रेजरीज हैं बॉन्ड, वो अगर एक बार रिवर्स हो जाते हैं तो अमेरिका के पास फिर बचता क्या है? तो वो सिस्टम से आप देखिए कि उसी में जो वहां पे बिजनेसमैन है वो 50 साल पहले का सोचता है। तो अभी आप देखिए कि ये आपका पूरा जब सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, आपका पैसा बैंक में आ गया, आपकी एजेंसियां सारी आपके कंट्रोल में आ गई, रिजर्व बैंक, सेबी वगैरह सब आपके इशारे पे चलने लगे, तो अब कौन कौन लोग इंडिया में आके बसना चाहते हैं? क्योंकि 140 करोड़ की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अमेजोन आ गया है 2025-26 में, और ये प्रॉमिस्ड $35 बिलियन बाय 2030। माइक्रोसॉफ्ट आया है विथ $18 बिलियन। गूगल आ रहा है वाइजैक में अडानी के साथ डेटा सेंटर बनाने के लिए $15 बिलियन। मेटा, फेसबुक आ रहा है। इंटेल ने सेमीकंडक्टर में अपना जेवी करने के लिए $14 बिलियन का प्रोजेक्शन दे दिया है। अब इसके पीछे गोल्डमैन सैक्स आ रहा है, वॉलमार्ट आ रहा है, सेल्सफोर्स आ रहा है।
और इन्होंने एक इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक बनाया है जहां से ये सिस्टम चलेगा। अब इनको कौन चला रहा है, जिसको हमने डिस्कस करा था कि 2 एडवाइजरी कंपनीज जो अमेरिका और यूके की यहाँ बैठी है, थ्रोनटन और डिलॉइट, ये आपको सारा रास्ता बता रही है। मतलब अभी आप अगर डॉट्स मैच करोगे समझ में आएगा कि 2014 से पहले भी एक सिस्टम हो गई थी कि अगर मोदी सरकार आएगी तो अमेरिका को स्टेप वाइज आपको क्या क्या करना है और उनके लिए उनके बच्चों के बड़ा कमाने का सेंटर कैसे देना है। 140 करोड़ उनको चाहिए था, तो अब वो चाइना जाने से तो रहे कि चाइना आपसे वैसे ही 20 साल आगे है, तो विच वाज द मार्केट ओपन फॉर, जहां पे लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो आपने एप्स्टीन का भी यूज किया, आपने गला दबा दिया, फिर आपने टैरिफ भी लगा दिया, और अभी आपको पता है कि इतने बड़े गुलाम हो गए कि ये चूहे चाह नहीं कर पाएंगे, तो मैं जैसे बोलूंगा करेगा। तो उन्होंने ये 12 साल में अपनी पॉलिसियां बिल्कुल सेट करा दी, अपने जितने भी डेटा और इस पे कंट्रोल लेना था। अभी आपको बताओ तो राहुल गांधी ने बहुत शॉर्ट में अच्छा समझाया पार्लियामेंट में कि भाई ये आपका जो एआई है ये तो कंबशन इंजन है, उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए दैट इज डेटा। तो इन्होंने इंजन भी लेके आ गए, अब ये पेट्रोल हिंदुस्तान का इस्तेमाल करेंगे। और डेटा जब आपके पास नहीं रहेगा तो वॉर ही तो पूरा इसी का है। अब वॉर आपके पास नहीं है, और हमने पहले भी डिस्कस करा कि ये डेटा सेंटर इतने बड़े हाथी हैं कि वो 5 से 6 लाख लीटर या गैलन पानी तो वो आपका एक दिन में यूज करते हैं, उसमें 80% तो आपका इवापोरेट हो जाता है। फिर 100 मेगावाट का आपको किलोवाट पावर पर आवर भी चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो बड़े लोग हैं ये अपने आप को पावर सेक्टर में और वाटर सेक्टर में इसलिए डाल रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री चलती रहे, बाद में पब्लिक का क्या होगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी डिस्कस किया कि वाटर लेवल्स पानी हिंदुस्तान के इतने नीचे जा रहे हैं, उसका रिएक्शन हम दे रहे हैं। उसमें उन्होंने एरियाज भी दिए हैं विच नॉर्थ इज द मैक्सिमम अफेक्टेड। आपके पास पानी है, आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आपने गंगा के नाम से करोड़ों रुपया बहा दिए, आपने वाटर कैचमेंट एरियाज कहीं पर भी नहीं बनाए हैं। तो अगर वो वाटर, अगर रेन वाटर भी अगर आप हार्वेस्टिंग के लिए आपके पास प्रोग्राम नहीं है, आपके पास करोड़ों एकड़ जमीन है सोलर के लिए, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नहीं है, तो ये जो पूरी आपकी पॉलिसियां बन रही हैं इसमें एक दिन ये ऐसा आएगा कि ये कंपनियां हमको डेटा, पानी, लाइट सबके लिए इतना मजबूर कर देंगी कि हमको सिर्फ गुलामी के अलावा कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। सो वी आर बैक इनटू द फॉरेन कॉलोनी। वो बहुत जल्द पब्लिक को समझ में आ जाएगा जो भक्ति कर रहे हैं। जी, एक शांति बिल भी आया था 2025 में, आप ही ने खबर भेजी थी। अदानी पावर has established अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, wholly owned subsidiary to generate, transmit and distribute nuclear power। अब ये शांति बिल जो रिसेंट पैसेज हुई थी उसके अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, तो क्या मान लेना चाहिए कि ये भी उसी नीति के आधारित शांति बिल लाया गया ताकि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, और आपको पता है कि इसका सारा जो आईपीआर है वो एक भारतीय ने जाके उसको रजिस्टर किया, और उस आईपीआर के जरिए अब हमको वो रिएक्टर्स बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, जिसका सारा ब्लूप्रिंट जो था वो हमारे भाभा एटॉमिक सेंटर में था। तो क्या ये रिवर्स टेक्नोलॉजी हो रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी वहां जा रही है, वहां पेटेंट हो रही है, और वहां से हम सामान लेके इस तरीके से प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं, और यही डेटा सेंटर्स इनको 2047 तक की क्योंकि वो लोकल डेटा सेंटर्स लगाएंगे 2047 तक उनको टैक्स भी माफ है। तो क्या ये उसी नीति के आधारित हो रहा है, चाहे वो डेटा सेंटर्स का काम हो या शांति बिल के तहत न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का प्रोग्राम हो? अब देखिए 64-65 में सबसे पहले बाबा ने ये कहा था कि हम लोग थोरियम में बहुत ज्यादा रिच हैं, तो उन्होंने पूरा एक बाबा सेक्टर में उन्होंने ये रीच टू दैट लेवल कि थोरियम को प्यूरिफाई करके हम उसको यूरेनियम इतना इन्वेंट करेंगे कि वो पीसफुल वर्क के लिए काम आएगा। तो वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वाली जो पूरी गेम थी वो चाइना ने भी तो पहले शुरू करा था। थोरियम में हम लोग मास्टर थे, सबसे ज्यादा थोरियम दुनिया में हमारे पास है। बाबा हैड ऑलरेडी डिराइव्ड दैट सिस्टम कि थोरियम को ही हम लोग एनरिच करेंगे, और थोरियम न्यूक्लियर सैंक्शंस में नहीं आएगा क्योंकि आप उतना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं बना पाते हो, और थोरियम का वेस्टेज भी डिस्पोज करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वाज किल्ड बाय सैबोटेज। तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी वो जिगर नहीं करी कि भाई हम लोग थोरियम की सिस्टम पे अडॉप्ट करें। चाइना के पास थोरियम नहीं होने के बावजूद भी उसने वो सिस्टम को डेवलप कर लिया था, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम लोग अमेरिकन इन्फ्लुएंस में इतने थे कि वो चाइना को, उसके चाइना के एंटी कौन ढूंढ रहा था, पाकिस्तान की हैसियत नहीं वो चाइना से लड़ सके, और हम लोगों ने उसको साइकोलॉजिकली बता दिया वो दुश्मन है। लेकिन दुश्मन भी अगर उसके पास कुछ ऐसा जानने जैसा है तो जान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये चाणक्य नीति है कि आप कम से कम उसका आर्ट तो सीख लो। जो चाइना ने करा था कि इसने सारे अपने स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजा था बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लिए, सैलरी भी वो, अपना स्टाइपेंड भी वो देते थे,
और उसके बाद उसने जैसे ही लपड़ा हुआ सारों को बुला लिया और आज वो 10 साल में कहां पहुंच गया, क्योंकि ही हैड दैट एक्सपर्टीज। आपने तो वीजा किसी को नहीं देना है, आपने तो ऐसे बोगस आदमी, आज ऑस्ट्रेलिया में देखिए अलग उलग शुरू हो गया कि यहाँ पे बोगस सर्टिफिकेट के साथ लोग आए, उनको हम लोग निकालेंगे। तो व्हेन वी आर नॉट सिंसियर टू अवरसेल्फ, तो हम नेशनल बिल्डिंग के अंदर कोई बड़ी बातें करेंगे, उससे नेशनल बिल्ड नहीं होगा। वी नीड डेडिकेटेड पीपल, और जिनका ये एटीट्यूड है। तो एक तरफ आप इलेक्शन के पहले ही जब अमेरिकन कैंप में जाके बैठे थे और रूल्स वहां पे डिसाइड हो रहे थे, पॉलिसी वहां से डिसाइड हो रही थी, तो अब आपके पास रास्ता क्या है, वो तो जनता को तय करना है। जी, इनफैक्ट विश्व गुरु के बनने के चक्कर में भारत को इतना डिपेंडेंट कर दिया गया है बाहर के देशों से कि अब तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्रॉ करें का लाइन तो कहाँ करें। तो इसका जो है अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि भारत को विश्व गुरु चाहिए या भारत को एक व्यवस्था चाहिए जिसमें वो विश्व गुरु बन सके, भारत विश्व गुरु बन सके। एक व्यक्ति के विश्व गुरु बनने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। आज की चर्चा में